एनिमी की शुरुआत एक लड़की के लड़के से अपने प्यार का इजहार करने से होती है। हमें पता चलता है कि लड़की टोमो एजावा है और लड़का जुनिचिरो कुबोटा है। वे बचपन से दोस्त हैं। टोमो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटाती है। उसके इजहार के बाद हमें पता चलता है कि जुन टोमो को गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं देखता, वह इसे दोस्त की नज़र से देखता है, लड़के की नहीं। हम देखते हैं कि टोमो सच में निराश और शर्मिंदा है। वह चाहती है कि जून उसे एक लड़के की तरह नहीं बल्कि एक लड़की की तरह समझे। दृश्य जल्द ही अगले दिन में बदल गया। जून और टोमो पड़ोसी हैं। स्कूल जाते समय जून टोमो की पीठ पर थप्पड़ मारता है। वह कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो वे बस चूक जाएंगे। टोमो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने जून की पसली के नीचे मुक्का मारा। स्कूल में टोमो अपनी कक्षा में अपनी दोस्त मिसुजू गुंडो से बात कर रही है। हमें पता चला कि टोमो, जून और मिसुजू एक दूसरे को किंडरगार्टन से जानते हैं। टोमो मिसुजू से मदद मांगती है। वह चाहती है कि मिसुजू उसे मदद करे ताकि जून उसे एक लड़की के रूप में देख सके। मिसुजू उसे लड़कों के साथ खेलना बंद करने और विनम्र तरीके से बात करना शुरू करने के लिए कहती है। जब टोमो ने विनम्रता से बात करने की कोशिश की तो जून हंसने लगा। उसने टोमो से कहा कि वह बूढ़े आदमी की तरह लग रही है। टोमो चौंक गई। दोपहर के भोजन के दौरान छत पर टोमो मिसुजू के पास गई और उसके और जुन के साथ खाने को कहा, क्योंकि अगर वह अकेले जुन के साथ खाएगी तो अन्य छात्र सोचने लगेंगे कि वे डेट कर रहे हैं। कक्षा में जुन, टोमो और मिसुजू अपना लंच खा रहे हैं। हम देखते हैं कि जुन और मिसुजू के बीच कुछ तनाव है। बाद में उस दिन टोमो लड़कों के साथ कराटे का अभ्यास कर रही है, क्योंकि जब वह लड़कियों के साथ अभ्यास करती है तो वह उनके मुकाबले बहुत शक्तिशाली होती है, जिससे अन्य लड़कियां कराटे क्लब छोड़ देती हैं। दो लड़कियां कराटे क्लब के बाहर मिसाकी सिनपई की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। वे मिसाकी सिनपई को टोमो के साथ देखकर हैरान और जलन महसूस करती हैं। अगले दिन स्कूल में उन्होंने टोमो का सामना किया। गैंगस्टर की आवाज में उन्होंने खुद को ओगावा और मिफुने क्लास बी से बताया। वे टोमो से कहते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद जिम के पीछे मिले। टोमो को उनका लहजा थोड़ा रूखा लगता है। एक दबदबे की आवाज में वह उनसे पूछती है कि क्या वे उससे लड़ना चाहते हैं, और अगर वे चाहते हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। देखकर कि टोमो कितनी लंबी और मस्कुलर है, ओगावा और मिफुने डर गए। वे टोमो के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए अपनी क्लास में गए। उनके सहपाठियों ने उन्हें बताया कि टोमो डरावनी है। एक सहपाठी ने याद किया जब वह टोमो के खिलाफ कराटे मैच में थी। उसने ओगावा और मिफुने को बताया कि टोमो की ताकत मानवीय नहीं है और अगर उन्होंने उससे लड़ने की कोशिश की तो बेहतर होगा कि वे मरने के लिए तैयार हो जाएं। यह सुनकर वे दोनों डर गए। स्कूल के बाद वे किसी तरह उस स्थान पर पहुंचे। टोमो पहले से ही वहां लड़ाई की मुद्रा में खड़ी थी। वह उनसे पूछती है कि वे किस बारे में बात करना चाहते थे। मिफुने किसी तरह बोलने का प्रयास करती है। डर भरे स्वरों में वह टोमो से कहती है कि वे दोनों मिसाकी सिनपाई को पसंद करते हैं और टोमो को मिसाकी सिनपाई के साथ देखकर वे उससे बात करना चाहते थे। टोमो गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि वे चाहते हैं कि वह उन्हें प्रेम सलाह दे। वह खुशी खुशी इन्हें मिसाकी सेंपाई के करीब लाने में मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वह खुद पर बहुत गर्व महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग अब उसे एक भरोसेमंद लड़की में देख रहे हैं। जुन और टोमो घर जाते समय बस में है। जुन के पास बैठकर टोमो बहुत असहज थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, इसलिए वह खड़ी हो गई और जैसे ही बस चलने लगी उसने जून के सामने खड़े होकर सामना किया। बस सामान्य से अधिक भीड़ थी, तो इस अवसर को देखते हुए एक बूढ़े आदमी ने पीछे से टोमो को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। टोमो गुस्से में थी और उस आदमी को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जुन को इसके बारे में पता चले, इसलिए वह चुप रही। हालांकि जुन को पता चल गया कि बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, इसलिए उसने उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। वह कोई सीन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसे पुलिस को सौंप दिया। जब वे चल रहे थे तो टोमो वास्तव में खुश थी कि जुन आखिरकार उसे एक लड़की के रूप में देख रहा है। जुन ने सुझाव दिया कि टोमो को स्कर्ट पहनना बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह स्कूल द्वारा दिए गए पैंट पहनने चाहिए, क्योंकि स्कर्ट उस पर गलत लगती है। टोमो बहुत गुस्से में थी। उसने उसके चेहरे पर घूंसा मारा। अगले दिन स्कूल में टोमो ने मिसुजू को कल क्या हुआ था बताया। मिसुजू बहुत चिंतित थी, लेकिन जब टोमो ने उसे बताया कि जून ने सब कुछ संभाल लिया तो वह राहत महसूस करती है। मिसुजू ने कहा कि यह कारण हो सकता है कि जून ने टोमो को स्कर्ट न पहनने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे फिर से कोई छेड़े। मिसुजू टोमो से कहती है कि वह जॉन के साथ बिना शॉर्ट्स पहने जाए और देखे कि जॉन का व्यवहार अलग है या नहीं। शुरुआत में टोमो थोड़ी संकोच में थी, लेकिन अंततः वह मान जाती है। जब जून ने पहली बार टोमो को बिना शॉर्ट्स के देखा तो वह ठगा सा रह गया। उस समय के दौरान जून पूरी कोशिश कर रहा था कि टोमो से आंख मिलाने से बच सके। जब वे चल रहे थे जून सामान्य से तेज चल रहा था। जून की इन अजीब हरकतों से टोमो थोड़ी हैरान हो गई। जैसे ही वह उससे पूछने के लिए आगे बढ़ी, एक तेज हवा आई और उसकी पैंटीज दिख गईं। जून बेहोश हो गया जब उसने वह प्रतिबंधित रत्न देखा। जब वह जागता है तो जून माफी मांगता है कि उसे कभी टोमो को नहीं बताना चाहिए था कि उसे क्या पहनना चाहिए, लेकिन उसने उसे इसे न पहनने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि यदि वह कुछ शर्मनाक पहनती है तो यह उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। टोमो जून की ऐसी कभी न देखी गई प्रतिक्रिया देखकर बहुत चकित थी।
अगले दिन हम टोमो की सहपाठी कैरोल ऑस्टन को देखते हैं, जो जैसे ही कक्षा में प्रवेश करती है लड़कों से घिर जाती है। टोमो यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित है कि कैरोल इतने सारे लड़कों को कैसे आकर्षित कर सकती है। वह सोचती है कि क्या उसे जून को अपने प्रति एक लड़की की तरह व्यवहार करने के लिए कैरोल की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें यह पता चला कि कैरल मिसाकी सिनपाई की मंगेतर है। जब कैरल को यह महसूस हुआ कि मिसाकी और टोमो कितने करीब हैं, तो वह मिसुजू के पास गई और पूछा कि वह टोमो को कैसे हरा सकती है। इसके बदले में वह मिसुजू को एक केक खिलाएगी। मिसुजू चीजों को थोड़ा दिलचस्प बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सहमति जताई। उसने कैरोल से कहा कि वह जाकर जून से मदद मांगे। कैरोल जून के पास गई और उससे अपनी दुश्मन को हराने में मदद करने के लिए कहा। यह जाने बिना कि वह किस दुश्मन की बात कर रही है, जून ने सहमति जताई। अगले कुछ दिनों में उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। जून ने उसे दौड़ने, पुशअप्स और सिटअप्स करने को कहा, लेकिन वह उन्हें कर नहीं पाई। जब वह उसे आत्मरक्षा सिखा रहा था तो टोमो ने उन्हें पकड़ लिया। जून को पता चला कि वह जिस दुश्मन की बात कर रही थी वह टोमो था। दोनों को साथ में देखकर टोमो गुस्सा हो गया और जून का कॉलर पकड़ लिया। टोमो की ताकत को देखकर कैरल ने छोड़ दिया और इसी तरह उसने टोमो से कह दिया कि वह उसका दुश्मन होना छोड़ रही है और प्रशिक्षण छोड़ दिया। जून और टोमो दोनों ही अभी जो हुआ था उससे हैरान थे। जैसे कैरल ने वादा किया था, उसने मिसुजू को केक देने के लिए ले गई। वहां उसने उससे पूछा कि उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं। उसने मिसुजू को बताया कि अपने बचपन से उसके कोई दोस्त नहीं थे। सभी बच्चे उसे नजरअंदाज करते थे क्योंकि वह उनसे थोड़ी अलग थी। मिसुजू उसे टोमो की दोस्त बनने की सलाह देती है। कैरोल ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं थी। वह पूछती है, उसके बारे में इतनी सारी बुरी बातें सोचने के बाद भी क्या वह मेरी दोस्त बनेगी? मिसुजू जवाब देती है कि टोमो एक लड़की है जो मिसुजू को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन कैरल टोमो से कहती है कि वह उसकी दोस्त बने। टोमो बिना किसी दूसरे विचार के स्वीकार कर लेती है। कैरल खुश थी। कक्षा के बाहर मिसुजू और कैरल को देखकर टोमो कहती है कि वे दोनों बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वे इतने सारे लड़कों से घिरी हुई हैं। जवाब में जून कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि वे दोनों प्यारी हैं। मजाक में टोमो पूछती है कि क्या जून के मिसुजू के लिए कोई भावनाएं हैं। जवाब में जून ने उससे कहा, खैर अब नहीं, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं है, मिसुजू और मैं मिडिल स्कूल में डेट कर रहे थे। जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह एक राज है, जून अपने मुंह को ढक लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि टोमो स्तब्ध है। जून और मिसुजू का रिश्ता था। टोमो उदास है। वह मिसुजू से यह पूछने के लिए सामना करती है कि उन्होंने अपना रिश्ता उससे क्यों छुपाया। वह पूछती है, जबकि तुम जानती थी कि मुझे उस पर क्रश है। मिसुजू उसे बताती है कि यह उससे पहले की बात है जब टोमो ने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया था। मिसुजू कहती है कि यह सिर्फ 3 दिनों के लिए था, इसलिए उनके पास उसे बताने का समय भी नहीं था। सिर्फ 3 दिन के लिए? टोमो ने पूछा। वे 3 दिन मिसुजू के लिए सबसे कठिन समय थे। वह उसे बताती है, पहले दिन हम 2 घंटे साइकिलिंग करके सिर्फ सूरज को एक अलग दृश्य से देखने गए थे और तीसरे दिन के बाद वह मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई थी। टोमो पूछती है, क्या तुम दोनों ने चूमा या कुछ और किया? मिसुजू उसे यकीन दिलाती है कि उन्होंने केवल हाथ पकड़े थे। वहीं तक वे गए थे। स्कूल के बाद घर के रास्ते में टोमो फिर से जून से पूछती है कि क्या उसे मिसुजू या किसी और लड़की के लिए कोई भावना है। जून उसे आश्वस्त करता है कि उसे कोई पसंद नहीं है। अगले दिन स्कूल में जून मिसाकी सीनियर से मिलता है। यह जानकर कि मिसाकी टोमो के साथ कराटे क्लब में ट्रेनिंग करता है, उसे जलन होती है। जब मिसाकी हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो जून उन्हें सिर पर मार देते हैं। टोमो को जून पर गुस्सा आता है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जून उसे बताता है, यह बस एक पलटा था। टोमो ने जून से कहा कि वह मिसाकी सिनपाई से सुलह कर ले, तभी वह उसके साथ जाएगी। बस स्टैंड पर मिसाकी सिनपाई जून से दूरी बनाए हुए है क्योंकि वह उनसे डरता है। बस के अंदर जून मिसाकी सीनियर को अपनी और टोमो की दोस्ती के बारे में बताता है। कुछ बातचीत के बाद मिसाकी सीनियर ने जून को समझना शुरू किया और सोचा कि शायद वह इतना बुरा नहीं है। अगले दिन स्कूल में मिसाकी सीनियर टोमो को बताता है कि वह जून के साथ बस साझा कर रहा था और उसे जून के बारे में बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। टोमो बहुत खुश थी। कुछ समय से जब भी जून साथ में घर चलने के लिए कहता है तो टोमो उसे मना कर रही है। मिसुजू उसे बताती है कि अगर वह ऐसा करती रही तो जून किसी और के साथ घूमने लगेगा। टोमो चिंतित हो गई, इसलिए अगले दिन उसने जून से कहा कि वह उसके साथ बाहर चले। जून उत्साहित था, लेकिन इस बार कैरोल और मिसुजू ने उसे लड़की के कपड़े पहनाए ताकि वह उसे सूट करे। जब जून ने उसे लड़की के कपड़ों में देखा तो वह बोल नहीं पाया और उसे देखता ही रहा। उसके बाद वे बेसबॉल, बॉलिंग खेलने और कुछ कराओके करने गए। ये वास्तव में मजेदार था कि टोमो बच्चों के गीत गा रही थी। जून ने उसका वीडियो भी बनाया। स्कूल में टोमो, कैरोल और मिसुजू के जून के साथ समय के बारे में। जून टोमो के कराओके वीडियो को देखते हुए कुछ असामान्य महसूस करने लगा। सुबह स्कूल जाने के रास्ते में मिसुजू का उसके सहपाठी तनाबे द्वारा स्वागत किया जाता है। पहली बार अनदेखा न होने पर तनाबे बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने मिसुजू को मुस्कुराते नहीं देखा है। इसलिए वह जून के पास गए और कारण पूछा।
जून आश्चर्यचकित है। उसने तन्बे को बताया कि उसके साथ वह हमेशा मुस्कुराती है। तन्बे जलता है और उसे भी उसकी मुस्कान देखनी है। हालांकि जून जिस मुस्कान की बात कर रहा था वह तन्बे की सोच से अलग थी, इसलिए तानाबे कक्षा में गया और उसे मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि मिसुजू बस उसके मुंह पर टेप लगा देती है। बाद में जब वे हॉलवे में मिलते हैं, मिसुजू तानाबे से पूछती है कि क्या उसे वह पसंद है। तानाबे थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और जवाब देता है कि हाँ, उसे पसंद है। मिसुजू उससे कहती है कि सही ढंग से संपर्क करो, तभी वह मुस्कान से उसका आत्मविश्वास नष्ट करेगी। तानाबे यह सुनकर उत्साहित हो गया। कक्षा में दो लड़कियों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखकर टोमो भी ऐसा करना चाहती है। वह भी ये लड़कियों वाली चीज करना चाहती है, इसलिए वह मिसुजू से पूछती है कि क्या वह उसके साथ ऐसा करेगी। हालांकि मिसुजू साफ मना कर देती है। छत पर जब मिसुजू से सुनती है कि टोमो एक लड़की को गले लगाना चाहती है, कैरल टोमो को गले लगा लेती है। जब वे एक दूसरे को गले लगाते हैं तो टोमो समझ जाती है कि सच्ची लड़की क्या होती है। वह देखती है कि वह कितनी पतली है, कितनी नर्म है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वह निराश चेहरे के साथ मिसुजू के पास जाती है और उसे बताती है कि वह किसी भी तरह से एक लड़की नहीं है। मिसुजू टोमो से कहती है कि कैरोल एक अपवाद है, क्योंकि वह एक विशेष प्रकार की लड़की है। टोमो सोचती है कि अगर कैरोल विशेष है तो सामान्य लड़की कैसा महसूस करेगी, इसलिए वह मिफुने और ओगावा को गले लगाने चली गई। दोनों टमाटर की तरह लाल रंग से चमक रहे थे। कुछ दिनों तक जैसे ही कैरल को मौका मिलता वह टोमो को गले लगा लेती। एक सुबह मिसुजू गुस्से में टोमो को कैरल द्वारा गले लगाते हुए देखती है और नमस्ते करती है। कैरल समझ जाती है कि शायद उसकी वजह से मिसुजू ऐसा बर्ताव कर रही है, इसलिए वह उससे माफी मांगती है। मिसुजू कैरोल से कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है। तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह जवाब देती है कि दोष एक विशेष व्यक्ति का है जो टोमो का ध्यान खींचने के लिए उसे परेशान करता रहता है। छत पर मिसुजू अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है और टोमो से कहती है कि वह उसे गले लगाने की कोशिश करना चाहती है। टोमो बहुत खुश हुई और उसने उसे गले लगा लिया। मिसुजू पूछती है कि टोमो ने जून को गले क्यों नहीं लगाया, भले ही वह उसे लड़के की तरह व्यवहार करता है। टोमो गहराई से सोचती है और अंततः जून को गले लगाने का फैसला करती है। स्कूल समाप्त होने के बाद पीछे से वह जून को गले लगाती है। जून एक सेकंड के लिए रुक जाता है और गुस्सा हो जाता है। वह उससे कहता है कि यह हाई स्कूल है और हमें इस तरह की चीजें करने की अनुमति नहीं है। टोमो पूछती है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ये चीजें करते हो। जून कहता है कि वह ये सब कर सकता है, हालांकि टोमो को ये करने की अनुमति नहीं है। टोमो जून की बेतुकी दलील पर नाराज हो जाती है और उसे मुक्का मार देती है। अगले दिन यह रविवार है और टोमो को जून जगाता है। उसे अपने कमरे में देखकर वह चौंक जाती है और उसे पीट देती है। जब वे नीचे जाते हैं तो टोमो की मां को देखकर जून टोमो की मां को आंटी कहकर नमस्ते करता है। वह गुस्से में उसकी कान को मरोड़ती है और उसे याद दिलाती है कि उसे आकमी सान बुलाए। जून माफी मांगता है। जब वह टोमो के बनाए हुए नाश्ते को खा रहा होता है, वह पूछता है, टोमो के पापा हमारे साथ क्यों नहीं खाते। आकमी सान जवाब देती है कि घर में खाए और सोए हुए उसे जमाना हो गया है। वह सब कुछ डोजो में करता है। वह इसे सहन नहीं कर सकती, फिर भी वह उसे देखते ही शर्माता है। जब वे उनसे डोजो में मिलने गए तो टोमो के पिता अकेमी सान को देखकर शर्मिंदा हो गए और जब वह उन्हें छूती है तो वह बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में कैरल टोमो से कहती है कि वह जून के साथ खाए, क्योंकि आज वह मिसुजू से प्यार की सलाह लेना चाहती है। उसने अपना हेयर बैंड टोमो के सिर पर रखा और चली गई। कक्षा में जब वे साथ खाने लगे, सब सोच रहे थे कि उनके डेटिंग की अफवाहें सच हैं या नहीं। पूरे लंच के दौरान टोमो शर्मिंदगी में था। छत पर जब कैरोल और मिसुजू अपना लंच कर रही थीं, मिसाकी सिनपाई उनसे मिलने आते हैं और मिसुजू का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। वह बताते हैं कि वह उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और यह लगभग ऐसा लगता है जैसे वह उनकी बहन हो। केरल, जो मिसाकी सिनपाई की ओर इशारा करती है, मिसुजू से कहती है कि वह हमेशा इस तरह की बातें कहते हैं। उन्हें थोड़ी देर साथ देखकर मिसुजू स्थिति को समझ जाती है और केरल से कहती है कि उसकी और टोमो की स्थिति लगभग समान है। दोपहर के भोजन के बाद ओगावा टोमो को बताती है कि एक 3rd ईयर का लड़का जिससे वह मिक्सर में मिली थी, उस पर लाइन मार रहा है। उसे ठुकराने के बाद भी वह पीछे नहीं हट रहा है और क्योंकि वह एक गैंग का लीडर है, वे उससे डरते हैं। टोमो उनसे कहती है कि उसे उसके पास ले चलें। स्कूल के बाद जब वे उससे मिले तो वह लड़का यह जानकर चौंक गया कि टोमो एक लड़की है। वह उसे अपनी ही बातों में ध्यान देने के लिए कहता है। टोमो उसे ओगावा को परेशान करना बंद करने की चेतावनी देती है और अगर उसने नहीं किया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। लड़के को लगा कि टोमो मजाक कर रही है। लड़का फिर से ओगावा से कहता है कि उसने अस्वीकृति नहीं भुलाई है और वह बदला लेकर रहेगा। टोमो उसे पेट पर लात मारती है। इसके साथ ही वह बेहोश हो गया। टोमो दोनों से कहती है कि अब से वह उन्हें परेशान नहीं करेगा और अगर वह करता भी है तो वह उनके लिए वहां होगी। दोनों प्रभावित हुए और सोचे, वह कितनी बहादुर है। घर जाते समय घर पर जून को कुछ लड़कों की बातें सुनाई दी कि वे बदला लेने के लिए एक लंबी लाल बालों वाली लड़की को सबक सिखाना चाहते हैं जिसने उसे लात मारी थी। जून गुस्से में आ गया और उसने उन सबको पीट दिया। जैसे ही टोमो जा रही थी, उन सब ने टोमो से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब किसी और लड़की को परेशान नहीं करेंगे। घर के रास्ते में टोमो जून से बैंडेज के बारे में पूछती है। जून उसे बताता है कि वह गिर गया था। टोमो हिस्टेरिकल होकर कहती है, मिडिल स्कूल से ही तुम बहुत गिरते थे, तुम्हें क्या हो गया है। योजना के अनुसार मिसुजू और टोमो अपने सप्ताहांत का आनंद लेने के लिए कैरोल के घर जा रहे हैं। वे उस नक्शे का पालन कर रहे हैं जो कैरोल ने उन्हें दिया था। हालांकि यह बहुत भरोसेमंद नहीं है।
जब वे गेट के सामने पहुंचे तो एक सुनहरे बालों वाली महिला उनके पास आई और पूछा कि क्या वे बुरे लोग हैं। सिर्फ उसके रूप और व्यवहार से दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि यह महिला निश्चित रूप से कैरल से संबंधित है। वह कैरल की मां है। वे बताते हैं कि वे कैरल के दोस्त हैं और उससे मिलने आए हैं। टॉमो की ऊंचाई और मजबूत कदकाठी को देखकर कैरल की मां उसे लड़का समझ लेती है और पूछती हैं कि क्या टॉमो कैरल के साथ अनुचित काम करने आया है। टॉमो यह सुनकर हैरान है, लेकिन जब कैरल की मां टॉमो के गुब्बारे देखती है तो वह उनका स्वागत करती है। वे अंदर गए और कैरोल ने उत्साहपूर्वक टॉमो को गले लगाया। हालांकि जब वह मिसुजू को गले लगाने की कोशिश करती है तो उसे पीछे धकेल दिया जाता है। कैरोल अपनी छोटी दिखाती है जो बिल्कुल मिसुजू जैसी है। हालांकि मिसुजू तुरंत अपने बाल खोल देती है। कैरल की मां ध्यान से देख रही है कि मिसुजू का उनकी बेटी के प्रति रवैया कैसा है। टॉमो यह देखकर हैरान है कि कैरल का कमरा कितना अच्छा दिखता है। मिसुजू बाथरूम जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात कैरल की मां से होती है। जब से वे आए हैं वह मिसुजू का कैरल के प्रति व्यवहार देख रही है और पूछती है कि वह उसकी बेटी के प्रति कठोर क्यों है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मिसुजू सामने खड़ी होती है और बताती है कि वह कैरल की दोस्त पैसों के कारण है। इसके जवाब में कैरल की मां हंसती है। वह माफी मांगती हैं कि उन्होंने मिसुजू पर शक किया और कहती हैं कि वह बहुत प्यारी है। अंदर से मिसुजू को लगता है कि वह हार गई है। जब वह कैरल के कमरे में वापस जाती है तो मिसुजू देखती है कि कैरल से ओथेलो में हारने के बाद टॉमो का चेहरा कैसा दिखता है। कैरल मिसुजू को चुनौती देती है। मिसुजू उसे चेतावनी देती है कि वह ओथेलो में बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे भी हार का सामना करना पड़ता है। थोड़ा और समय बिताने के बाद वे उसके घर से चले गए। अगले दिन स्कूल में, क्योंकि मिड टर्म कल से शुरू हो रहे हैं, टॉमो घबराई हुई है क्योंकि उसने कुछ भी अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मिसुजू टॉमो और कैरल को अपने घर पढ़ाई के लिए आमंत्रित करती है क्योंकि पिछली बार उसे पहला स्थान मिला था। मिसुजू के घर पर जब टॉमो को एक सवाल हल करने में कठिनाई हो रही होती है तो कैरल बिना कोई गणना किए उत्तर बता देती है। मिसुजू हैरान होती है क्योंकि सवाल आसान तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि मानसिक रूप से किया जा सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद टॉमो और कैरल ने मिसुजू का उन्हें मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। परिणाम आ गए हैं और टॉमो खुश है क्योंकि उसने 70वीं रैंक प्राप्त की है। जुन भी 54वीं रैंक से संतुष्ट है। हालांकि मिसुजू ने दूसरी रैंक प्राप्त की है। यह वास्तव में एक बहुत अच्छी रैंक है, फिर भी वे दोनों जानना चाहते थे कि पहले कौन आया। कैरोल ने पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों हैरानी से कैरोल को देखते हैं। जून ने नया गेम खरीदा है और टॉमो को अपने घर आने के लिए कहता है। टॉमो सहमत हो जाती है। टॉमो के घर पर जब उसने अपनी मां को बताया कि वह जून के घर में रात बिताएगी तो अकेमी सान अपने पोते का सपना देखने लगी। टॉमो शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि इतना आगे मत सोचो। जब टॉमो जून के घर के अंदर जाती है तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि उसके माता पिता यात्रा पर हैं और वे दोनों अकेले होंगे। रात के खाने में उन्होंने करी खाई जो जून ने बनाई थी। ये स्वादिष्ट है। इसे खाने के बाद टॉमो नहाने जाती है। नहाने के बाद जब जून टॉमो को देखता है तो वह अजीब तरह से बर्ताव करता है। टॉमो के बाल सुखाने के बाद जून सामान्य हो गया। उसके बाद उन्होंने खेल खेलना शुरू किया। टॉमो एक बहुत आक्रामक गेमर है। उन्होंने देर रात तक जागने की कोशिश की, लेकिन अंत में सो गए। टॉमो जून के बिस्तर पर सो रही है जबकि जून फुटोन पर सो रहा है। जून टॉमो का समय देने के लिए धन्यवाद देता है। टॉमो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। जब टॉमो देखती है कि जून सोते समय कैसे लगता है तो वह उसकी नाक और कान छूने की कोशिश करती है। हालांकि नींद में जून टॉमो को पकड़ लेता है और उसे कसकर पकड़े रहता है। वे दोनों इसी तरह सो जाते हैं। सुबह जब जून जागता है तो उसे अपने पास टॉमो को देखकर झटका लगता है। टॉमो के जागने के बाद वह अपने घर चली जाती है। जब उसे याद आता है कि वह जून के फूटों पर जागी थी तो वह शर्माने लगती है। कुछ दिनों तक उनके बीच कुछ अजीबता बनी रहती है। टॉमो का जन्मदिन है। जून टॉमो को तोहफे में एक धूप का चश्मा देता है। उसे इसे पाकर खुशी होती है। वह स्कूल में मिसुजू को दिखाती है। मिसुजू भी टॉमो को एक उपहार देती है। यह कुछ संदर्भ पुस्तकें हैं उसके अध्ययन के लिए। टॉमो उन्हें पाकर बहुत खुश नहीं होती। कैरोल भी उसे एक उपहार देती है और वह एक सोने का बिस्किट है। टॉमो बस अवाक हो जाती है। मिसुजू और कैरोल तय करते हैं कि आने वाले शनिवार को टॉमो का मेकओवर करेंगे। यह शनिवार है और जैसा कि योजना बनाई गई थी, मिसुजू और कैरोल टॉमो की पूरी रूपरेखा बदल रही है। वे उसे मजबूर करते हैं कि वह पास की दुकान से उनके लिए कुछ आइसक्रीम ले आए। टॉमो उस पोशाक में बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी जाती है। जब टॉमो दुकान में प्रवेश करती है तो उसके बगल में जून एक मैगजीन पढ़ रहा है। वह हैरान है, लेकिन ऐसा लगता है कि जून ने समझा नहीं कि यह टॉमो है। आइसक्रीम खरीदने के बाद जब वह दुकान से बाहर जाने की कोशिश करती है तो वह ठोकर खाकर गिर जाती है। जून, जो भी दुकान से बाहर आया, उसने टॉमो को फर्श पर देखा और उसकी मदद की। पहले उसका चेहरा देखकर उसे लगा कि यह टॉमो है, लेकिन टॉमो मेकअप नहीं करती, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि यह लड़की कोई और है। टॉमो हैरान है कि जून उसे कितनी नरमी से छूता है। अचानक टॉमो जून से उसके साथ चलने के लिए कहती है और फिर खुद को कोसने लगती है कि उसने उसे क्यों पूछा। पगडंडी के किनारे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।
टोमो उत्साहित हो गई और उनके लिए चीयर करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद जून ने टोमो से पूछा कि क्या उसे यहाँ होना चाहिए क्योंकि उसके पास आइसक्रीम है। टोमो को एहसास होता है कि जून सही कह रहा है और वह घर की ओर दौड़ने लगती है। जब वह अंदर आती है, कैरल और मिसुजो अपना कमरा सजा रहे हैं। बाद में उन्होंने केक खाया और मजे किए। टोमो खेल टूर्नामेंट के लिए अभ्यास कर रही है, लेकिन उसकी आक्रामकता के कारण सभी लड़कियां डरती हैं। क्योंकि वह बहुत मजबूत है, शिक्षक टोमो को लड़कों की टीम में भेज देते हैं। पहला राउंड शुरू होता है। विरोधी टीम यह सोचकर आत्मविश्वास से भरी है कि उनके सामने एक लड़की है, लेकिन जब वे देखते हैं कि यह टोमो और जून है तो वे हैरान रह जाते हैं। वे बुरी तरह हार जाते हैं। दूसरा राउंड मिसाकी सिनपाई की टीम के खिलाफ है। टोमो और जून उन्हें अपनी तरह से शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि उनकी टीम भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। अंतिम मुकाबला गोमा सीनियर्स के खिलाफ है, जो स्कूल के सबसे मजबूत छात्र हैं। खेल शुरू होता है। तानाबे मिसुजू के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोमा सीनियर्स ने उन्हें हटा दिया। गोमा सीनियर्स अपनी ताकत से एक एक करके उन्हें बाहर करने लगते हैं, तो अगला निशाना टारगेट किया जाता है टोमो पर, लेकिन जुन सामने आ जाता है और उसे लगने देता है। टोमो जोश में आ जाती है और ताकत के साथ गेंद को फेंकती है। गेंद गोमा सिनपाई के पैरों के बीच से निकल गई। तानाबे ने गेंद प्राप्त की और गोमा सिनपाई को मारा। इस तरह जून की टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया।